नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। शरद पवार को उनके भतीजे ने बहुत बड़ा झटका दे दिया और एनसीपी, जिसको लेकर शरद पवार भारतीय जनता पार्टी से लगातार ब्लैकमेलिंग करते रहे, अब इस बात का भी खुलासा हुआ है कि शरद पवार की जो ये हालत बनी है, जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना में खाली उद्धव ठाकरे वहां रह गए, शिवसैनिक सब एकनाथ शिंदे के साथ आ गए, ठीक इसी तरह अब एनसीपी में भी शरद पवार के साथ उनकी बेटी रह गई है। कुछ एक दो विधायक रह गए हैं, वो भी अगले कुछ दिनों में अजीत पवार के साथ आने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। कुल मिलाकर के जो परिवारवादी पार्टी है, जिसको लेकर पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने कड़ा प्रहार किया था कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, इसमें अगर आप इनके औलादों का भला करना चाहते हो, जब आपको याद होगा जिस तरह से मोदी जी ने गिनवाया था कि अगर आप शरद पवार की बेटी का भला चाहते हैं तो एनसीपी को वोट दें, अगर आप सोनिया गांधी के बेटे और बेटी का भला चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट दें, और अगर आप मुलायम सिंह के बेटे का भला चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी को वोट दें। ये जो नरेंद्र मोदी के द्वारा एक तंज कसा गया था, वो तीर सही निशाने पर बैठा है और इसी का असर हुआ कि परिवारवादी पार्टी एनसीपी उसमें विद्रोह हो गया। क्योंकि अभी पिछले दिनों जिस तरह से शरद पवार ने नाटक नौटंकी की थी इस्तीफे को लेकर, तब भी ये तैयारी थी कि पार्टी के बहुत सारे लोग अब इस बात से ऊब चुके थे कि एक ऐसी पार्टी कांग्रेस जिसका मुखिया राहुल गांधी, और ऐसा एक पार्टी कांग्रेस जिसकी मुखिया सोनिया गांधी, जिसके विरोध के नाम पर, के विदेशी महिला है, उसके विरोध के नाम पर तो शरद पवार अलग हुए थे, अलग पार्टी बनाई थी। लेकिन आज शरद पवार की क्या मजबूरी है कि उसी कांग्रेस के साथ वो महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाते हैं, और 2024 के चुनाव को लेकर भी जिस तरह की शरद पवार की तैयारियां थी, उसका भी विरोध पार्टी के अंदर था। क्योंकि लोगों का कहना यह था कि आपने सोनिया गांधी का विरोध करते करते तो ये पार्टी बनाई है, और अब आप पटना में होने वाली मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं। इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा है कि शरद पवार केवल और केवल अपनी बेटी को स्थापित करना चाहते हैं और अपना तिगड़म भिड़ा रहे हैं, जिन्हें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, न देश से कुछ लेना देना है, न कोई पार्टी की विचारधारा है। और इसी को लेकर अजीत पवार पहले से ही ये तैयारी में थे, लेकिन उनके पास क्योंकि आंकड़े नहीं थे। लेकिन जब शरद पवार का नाटक नौटंकी हुआ ये इस्तीफा देने का, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, और खुद पार्टी के फिर भी मुखिया रह गए, इस बात को लेकर भी असंतोष था कि भाई आपको अध्यक्ष बनाना है, इस्तीफा आप दे ही रहे हो, तो या तो अजीत पवार को बनाओ, नहीं तो आप प्रफुल्ल पटेल को बनाओ। लेकिन आपने ना तो प्रफुल्ल पटेल को, ना तो छगन भुजबल को, जो पुराने लीडर हैं, और आपने बना दिया किसको, तो अपनी बेटी को। इसको लेकर के अभी अंदर अंदर कुछ आक्रोश पनप ही रहा था, तो देवेंद्र फडणवीस ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में गुगली फेंकी, और उसका इफेक्ट यह हुआ कि चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार क्लीन बोल्ड हो गए। और यह आपको याद होगा, अर्नब गोस्वामी ने अपने एक शो में देवेंद्र फडणवीस से एक सवाल पूछा था कि भैया आपने जब जो है 2019 में ये मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, और अजीत पवार ने आपको कहा था कि हम आपको समर्थन देंगे, उसके बाद क्या हुआ? क्या ये शरद पवार की जानकारी में था कि अजीत पवार आपको समर्थन, यानी बीजेपी को समर्थन देने आ रहा है? उस पर देवेंद्र फडणवीस ने टीवी पर बहुत बड़ा खुलासा कर दिया था, और उन्होंने कहा कि ये सारी बात जो बीजेपी को समर्थन देने की बात थी, वो शरद पवार की मौजूदगी में हुई थी। मैं खुद वहां बात करने गया था, पार्टी आला कमान से ये सब बात हुई थी, और जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने ये बातें टीवी चैनल पर बोली, शरद पवार सामने आए, और शरद पवार ने ये कह दिया कि ये तो मैंने जानबूझ के किया था, ये तो मैं भाजपा को एक्सपोज करना चाहता था। अब इस बयान से, शरद पवार के इस बयान से अजीत पवार को एक बार फिर झटका लगा कि एक तो पार्टी की कमान नहीं मिल रही है, शरद पवार अपनी बेटी को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो खुद खुलासा कर रहे हैं कि अजीत पवार का जो अपमान 2019 में हुआ, वो शरद पवार ने जानबूझ के किया। इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता था, क्योंकि एक उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, पार्टी को यह कह दिया मैं सपोर्ट कर रहा हूं, और पीछे से पता लगा एमएलए गायब हो गए। उसके पीछे कौन था, अब खुलासा हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि शरद पवार ने अजीत पवार को मोहरा बनाकर
एक तरफ अजीत पवार पर प्रहार किया था उस समय जब 2019 में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। उस समय ये शपथ शरद पवार की कारस्तानी थी कि वो अजीत पवार को नीचा दिखाने के लिए उसको एक तरफ तो बोल दिया, जाओ आप बीजेपी को सपोर्ट करो, डिप्टी सीएम पोस्ट की आप शपथ ले लो, और दूसरी तरफ सारे विधायकों को वहां जाने से रोक दिया। तो अजीत पवार की बेइज्जती करने के लिए शरद पवार ने षड्यंत्र रचा था। जैसे ही ये खुलासा हुआ तो देवेंद्र फडणवीस की गुगली काम कर गई और अजीत पवार के दिल पे यह बात लगी, तो तय हो गया कि अब एक पल भी शरद पवार के साथ नहीं रहना। और इसीलिए वो जो नेता पीछे से आक्रोशित थे अब सब खुलकर के सामने आ गए। और अब तो हालत यह है कि एनसीपी के पास उद्धव ठाकरे वाली भी स्थिति नहीं बची है। 5 सांसद हैं जी, उन 5 सांसद में एनसीपी के बापू बेटी ये 2 बचेंगे केवल, जो ये बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। यानी 3 विधायक, 3 सांसद ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले हैं। इसके अलावा 53 एमएलए हैं, उसमें से 43 ये 43 विधायक अजीत पवार के साथ हैं। और अजीत पवार का दावा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया है, अगले कुछ घंटे में जब ये दिखाई देगा कि इतने लोग हमारे साथ हैं, जिसमें छगन भुजबल सीनियर मोस्ट लीडर है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल सीनियर लीडर है और कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जब कार्यकारी अध्यक्ष आ गया तो उधर बचा क्या। और अब यह स्थिति है कि जो अजीत पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें रही सही कसर पूरी कर दी। उन्होंने खुलासा किया कि देखिए 1985 के बाद से लेकर आज तक कोई लीडर ऐसा नहीं आया केंद्र में जो मजबूत नेता के तौर पे होता हो और जिसने देश की भलाई की हो। उन्होंने खुलासा कर दिया कि मोदी जी ने जो 9 साल में काम किए हैं उसमें उन्होंने कभी भी किसी एक प्रांत को बढ़ावा नहीं दिया। महाराष्ट्र में भी जिस तरह से नेक्स्ट एक्सप्रेस हाईवे बने हैं, जिस तरह से विकास हुए हैं, उन्होंने जिक्र किया वंदे भारत ट्रेन का कि बिना पक्षपात के उन्होंने महाराष्ट्र का भी विकास किया, और वो तब भी किया था जब महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मोदी है जिनका विजन बिल्कुल क्लियर है कि वो देश की तरक्की में लगे हुए हैं, देश का विकास कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में देश मजबूत है। दूसरी तरफ देश का विपक्ष है जिनका कोई एजेंडा नहीं है। एक तरफ ममता बनर्जी है टीएमसी की, वो कहती है साहब कांग्रेस मैं तब आऊंगी कांग्रेस के साथ जब कम्युनिस्टों का वो साथ नहीं देंगे। एक तरफ केजरीवाल हैं जो अपने अध्यादेश के लिए लोगों की सपोर्ट लेना चाहते हैं और कह रहे हैं कांग्रेस के साथ में तब आऊंगा, पहले मेरे अध्यादेश का सपोर्ट करो। और एक तरफ ये नेता हैं कम्युनिस्ट पार्टी के जो हमेशा कांग्रेस को गाली देते आए। यानी अजीत पवार ने गिनाया कि विपक्षी पार्टियों का कोई एजेंडा नहीं है, केवल भ्रष्टाचारों के केस को बचाने के लिए ये अपने ऊपर एकजुट हो रहे हैं। और इसमें शरद पवार का जाना ये बता रहा था कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है। और इसमें एक और बड़ा खुलासा हुआ है, और वो ये हुआ है, एक सीनियर पत्रकार ने बड़ा खुलासा किया है कि ये जो शरद पवार हैं इनको लेकर के आखिरकार मोदी जी ने नाम लेकर ये घोषणा क्यों की। मोदी जी कभी भी नाम नहीं लेते थे शरद पवार का, क्योंकि एक सीनियर लीडर है, उनका सम्मान करते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ कि भोपाल में कार्यकर्ताओं के जो मीटिंग कह लीजिए, उसे शिविर कह लीजिए, उसमें जो मोदी जी ने नाम लिया, बाकायदा शरद पवार का नाम लिया कि आप अगर शरद पवार की बेटी का भला चाहते हैं तो एनसीपी को वोट दें। ये शब्द मोदी जी ने इसलिए कहे। अब उसका खुलासा हो रहा है कि शरद पवार जब द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति का चुनाव की बात आ रही थी उस समय मोदी जी से बार्गेनिंग करने गए थे और उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट जब करूंगा जब आप मुझे राष्ट्रपति बनाएं और मेरी बेटी को कैबिनेट मंत्री बनाएं केंद्र में। ये प्रपोजल, ये कहते हैं कि मोदी जी ने ये मान लिया कि ठीक है आपकी बेटी सुप्रिया सुले को हम केंद्रीय मंत्री बना सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के लिए हम किसी आदिवासी महिला को बनाने का तय कर चुके हैं और राष्ट्रपति तो आप नहीं बन सकते। कहते हैं इस बार्गेनिंग में अंदर की बात थी, मोदी जी के साथ बैठकर कोई बात हुई है। शरद पवार ने बाहर आकर मीडिया में ये बता दिया कि साहब हमसे मोदी जी ने कहा आप हमारे साथ काम करो, तो हमने कह दिया ठीक है हम तो विपक्ष के साथ हैं, हाँ कुछ देश हित के मुद्दों पर हम साथ रहेंगे।
हमने जो है ये बात बोली है और बाहर आकर बोल दिया कि वो हमें कह रहे थे कि हम केंद्र में मंत्री बना देंगे, हमने ठुकरा दिया है वो प्रपोजल। मतलब आप देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर के साथ कोई गुप्त बात करके आते हो और उसको मीडिया में आकर गा रहे हो, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी का पता लगता है। और इसीलिए मोदी जी आक्रामक हुए और फिर तय हो गया एनसीपी अब नहीं रहनी, तो एनसीपी गई। और अब यह एनसीपी आप देखेंगे केवल बापू और बेटी, यानी बेटी और पिता, यही दो लोग वहां बचेंगे, बाकी सब इधर आने हैं अजीत पवार के साथ। और आपको यह भी बताता चलूं मैं, अब बिहार में भी जल्दी यही होने वाला है जेडीयू के साथ नीतीश कुमार। ये खबरें आ रही है कि वो एनडीए में शामिल होने वाले हैं, अगर वो नहीं हुए तो वो पार्टी भी गई। और इसी तरह अब बड़े बड़े कांग्रेसी चेहरा भी आपको दिखाई देंगे, जो राहुल गांधी की दरी अभी तक बिछा रहे थे, वो अपने आत्म स्वाभिमान की रक्षा के लिए पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, नहीं तो एक नई पार्टी का गठन करने का भी प्रयास कर सकते हैं। जैसा आपने वो जो G23 नेता थे उनकी बातें आपने सुनी थी। यानी एक बहुत बड़ी अब इसका इफेक्ट पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। एक बात इस महाराष्ट्र की घटना से यह भी तय हो गई कि ये जो विपक्षी एकता बनाने की कोशिश पटना से शुरू हुई थी, इस गुब्बारे की हवा निकल चुकी है, विपक्षी पार्टियां छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। और ये जो एकजुट होकर के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखने वाली पार्टी थी, अब ये अकेली अलग थलग खड़ी दिखाई देंगी। जो समझदार पार्टियां हैं, जो समझदार नेता हैं, वो अब मंत्रिमंडल के होने वाले फेरबदल जो केंद्र सरकार का है, मोदी कैबिनेट का है, इसके पहले कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते आपको दिखाई देंगे। वंदे मातरम।